अयान तुरंत शहर के सबसे बड़े मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों की भीड़ लगी थी। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ भिक्षा बांट रहे थे। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक कमज़ोर और जर्जर बूढ़े आदमी पर पड़ी जो फटे हुए कपड़ों में भीख मांग रहा था। अयान चौंक गया और उसके मुंह से निकला, पापा। दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कहानियाँ आपको तुरंत और जल्दी मिल सकें। तो बने रहिए हमारी इस कहानी के अंत तक। सूरज अपनी नारंगी किरणों से आसमान को रंग रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाट पूरे माहौल को मधुर बना रही थी। कोलकाता के एक शानदार बंगले के बालकनी में खड़े राजीव अग्रवाल अपने बेटे अयान को देख रहे थे, जो लॉन में बैठकर किताबों में डूबा हुआ था। राजीव एक सफल बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ी की थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनका बेटा अयान था। उनकी पत्नी सीमा अयान के बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से राजीव ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। अयान शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा अफसर बने और समाज में कुछ अच्छा करे। राजीव ने भी उसके इस सपने को अपना सपना बना लिया। एक दिन रात के खाने के दौरान अयान ने झिझकते हुए पापा से पूछा, पापा, मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। राजीव ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ तुम अपने सपने को पूरा करो। तुम्हारी माँ अगर होती तो वह भी यही चाहती। अयान की आंखें नम हो आईं। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया और कहा, पापा, जब मैं अफसर बन जाऊंगा तो सबसे पहले आपको अपनी कुर्सी पर बैठाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद वह दिन आ गया जब अयान को दिल्ली के लिए रवाना होना था। घर में हलचल थी। नौकर चाकर सारा सामान ठीक कर रहे थे और राजीव खुद हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रख रहे थे। जब स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी तो राजीव ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, रास्ता कठिन होगा लेकिन हिम्मत मत हारना। हमेशा सच के साथ रहना और मेहनत से अपने सपने को पूरा करना। अयान ने भावुक होकर कहा, पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। जब मैं लौटूंगा तो आपको बहुत गर्व महसूस होगा। ट्रेन चली गई और राजीव तब तक खड़े रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। अयान के जाने के कुछ महीनों बाद राजीव के बिजनेस में अचानक से मुश्किलें आने लगीं। उनके बिजनेस पार्टनर संजय मल्होत्रा और कुछ अन्य सहयोगियों ने मिलकर गुप्त रूप से कंपनी के शेयर हड़पने शुरू कर दिए। एक दिन जब राजीव अपने ऑफिस में बैठे हिसाब किताब देख रहे थे, तब उनके वकील ने आकर कहा, सर, हमें एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कंपनी पर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है और बैंक आप पर कानूनी कार्रवाई करने वाला है। राजीव को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत अपने पार्टनर संजय को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। संजय और कुछ अन्य अधिकारियों ने मिलकर कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया था। राजीव ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अपने व्यापार को बचा नहीं सके। बैंक ने उनकी संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी। उनके पास बंगला, गाड़ियां, यहाँ तक कि ऑफिस की इमारत भी नहीं बची। एक समय वह करोड़ों के मालिक थे और अब उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन जब राजीव सड़क पर चल रहे थे, उन्हें एक पुराना परिचित मिला। वह एक समय में राजीव के आगे पीछे घूमता था, लेकिन अब उसे देखकर अनजान बनने लगा। अरे, आप यहाँ? उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा। राजीव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, जिंदगी ने यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। यह देख राजीव की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उनका हर रिश्ता, हर पहचान उनसे दूर होती गई। अब केवल एक नाम बनकर रह गए जिसे लोग भूलने लगे थे। राजीव के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने सोचा कि कम से कम मंदिर में जाकर भोजन मिल सकता है। वह अब उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने लगे जहाँ कभी उन्होंने अपने बेटे के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा था। अब वे वहाँ बैठकर भीख मांगने लगे ताकि कम से कम अपना पेट भर सकें। उधर दिल्ली में अयान दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके पिता किस हाल में हैं। जब भी वह फ़ोन करता तो राजीव बहाने बनाकर टाल देते। अयान का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब वह लौटेगा तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दिल्ली में अयान पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके दिन किताबों में और रातें सपनों में बीत रही थी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसके अंदर अपने पिता का सपना पूरा करने की आग जल रही थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे देश में अयान का नाम छा गया। उसने आईएएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया था। जब उसने यह खबर अपने पिता को सुनाने के लिए फ़ोन किया तो हमेशा की तरह फ़ोन स्विच ऑफ मिला।
शायद पापा किसी मीटिंग में होंगे, अयान ने सोचा। लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कोई जवाब नहीं, कोई संपर्क नहीं। अयान को कुछ अजीब लगने लगा। वह बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब अयान की ट्रेन अपने शहर के स्टेशन पर पहुंची तो वह बेहद उत्साहित था। उसने सोचा कि वह सीधे घर जाएगा और अपने पिता को गले लगाएगा और उनके संघर्ष को सफल बनाएगा। लेकिन जैसे ही उसने टैक्सी ली, अपने बंगले के पते पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कभी एक आलीशान बंगला खड़ा था, वहां अब सिर्फ वीरान जमीन थी। गेट टूटा हुआ था और किसी अजनबी ने बताया यह संपत्ति कई साल पहले नीलाम हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? अयान ने खुद से पूछा। वह सीधे अपने पिता के पुराने ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां किसी और की कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर उसे टाल मटोल वाले जवाब मिले। आखिरकार एक पुराने नौकर ने उसे सारी सच्चाई बताई। साहब को उनके ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया। उनका सब कुछ लूट गया। पहले वह इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अब वह मंदिर के बाहर रहने लगे हैं। मंदिर के बाहर? अयान के दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। अयान तुरंत शहर के सबसे बड़े मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों की भीड़ थी। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ भिक्षा बांट रहे थे। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक कमज़ोर और जर्जर बूढ़े आदमी पर पड़ी जो फटे हुए कपड़ों में भीख मांग रहा था। अयान के मुंह से निकला, पापा। राजीव का शरीर पहले से बहुत दुबला पतला और कमज़ोर हो चुका था। उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में जीवन की जगह एक गहरी उदासी थी। उनके कांपते हाथों में एक कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। अयान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके अंदर का हर भाव, हर एहसास जैसे एक साथ फूट पड़ा। वह झपट कर उनके पास गया और घुटने के बल बैठकर बोला, पापा यह क्या हो गया? राजीव ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उनकी धुंधली आंखें अब अपने बेटे के चेहरे पर पहुंची। वह चौंक उठे। अयान? उनकी आवाज़ कांप रही थी, मानो वे यकीन नहीं कर पा रहे हों। हाँ पापा, मैं आ गया। मैं आपको इस हालत में कैसे देख सकता हूँ? अयान ने उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन राजीव के आंसू झरझर बहने लगे। बेटा, मैं तुझे बचपन से अफसर बनते देखना चाहता था, लेकिन खुद गिर गया। अयान ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर ही फुट फुट कर रोने लगे। वहाँ खड़े लोगों ने यह भावुक दृश्य देखा और मंदिर में सन्नाटा छा गया। अयान ने अपने पिता को सहारा देकर उठाया और बोला, अब एक पल भी इस जगह पर नहीं रहना है पापा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राजीव ने असहाय होकर कहा, लेकिन बेटा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं तेरा सपना पूरा ना कर सका। अयान की आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आग जल रही थी। पापा, आपने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। अब मेरी बारी है। जिन्होंने आपको इस हालत में पहुंचाया है वे अब चैन से नहीं रहेंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर अपने पिता को इस हालत में देखकर अयान के मन में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उस दर्द के साथ एक आग भी जल उठी। अपने पिता को उनका सम्मान लौटाने की आग, उन्हें इस स्थिति में पहुंचाने वालों को सबक सिखाने की आग। उसने अपने पिता को गाड़ी में बैठाया और सीधे एक आलीशान होटल में ले गया। वहाँ डॉक्टर को बुलाया, उनके कपड़े और रहन सहन की पूरी व्यवस्था की। आज से उनके पिता भिखारी नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति की तरह जिएंगे। राजीव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अयान ने उन्हें समझाया, पापा, अब रोने का नहीं, लड़ने का समय है। अयान ने तुरंत अपने पुराने नौकरों और जान पहचान वालों से संपर्क किया और यह जानने की कोशिश की कि उनके पिता को इस स्थिति तक पहुंचाने का असली जिम्मेदार कौन था। जल्द ही सच्चाई सामने आई। संजय मल्होत्रा, जो कभी उनके पिता का सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, वही उनकी बर्बादी का असली जड़ था। उसने न केवल कंपनी को अंदर से लूटा बल्कि राजीव का नाम भी बदनाम किया ताकि कोई उनकी मदद ना करे। अब संजय मल्होत्रा एक बड़ी कंपनी का मालिक था और समाज में उसकी गिनती बड़े उद्योगपतियों में होती थी। लेकिन अब अयान IAS अधिकारी बन चुका था। वह न सिर्फ एक ताकतवर अफसर था बल्कि अपने पिता का बेटा भी। अब संजय को अपने किए का फल चुकाना था। अयान ने अपने सरकारी पद और कानून की ताकत का इस्तेमाल किया। उसने संजय मल्होत्रा की पूरी संपत्ति, बैंक ट्रांजैक्शन और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे कई काले कारनामे सामने आने लगे। फर्जी दस्तावेजों से कंपनी हथियाना, बैंक लोन में धोखाधड़ी, अवैध संपत्तियां। संजय को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी काली करतूतों का हिसाब इस तरह उसके सामने आएगा। एक दिन अयान ने पुलिस के साथ मिलकर संजय मल्होत्रा को उसके ऑफिस में गिरफ्तार करवा दिया। अब संजय को पुलिस खींच कर ले जा रही थी तो वह गिड़गिड़ा कर बोला, अयान बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे थे। अयान ने उसे कड़ी नज़रों से देखा, जवाब दिया, भाई नहीं, गद्दार थे तुम। तुम्हारी वजह से मेरे पिता को भीख मांगनी पड़ी। तुम्हारी सज़ा सिर्फ जेल नहीं बल्कि वही जिल्लत होगी जो उन्होंने सही। संजय की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई।
और अदालत ने उसे 15 साल की सज़ा सुना दी। राजीव अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब आत्मसम्मान लौट आया था। उन्होंने अपने पुराने कर्मचारियों के साथ मिलकर अपनी कंपनी को फिर से शुरू किया। अयान ने अपने पिता को उनके ऑफिस की कुर्सी पर बैठाया और कहा, पापा, आज आपका बेटा अफसर भी है और आपका खोया सम्मान भी लौटा चुका है। राजीव ने गर्व से कहा, बेटा, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। अयान ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और मुस्कुरा कर कहा, नहीं पापा, अब जीने का समय है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।